नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ फिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो है आप सभी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पूरा डिस्कस किया था। तो आज मैं उसके आगे अपना वीडियो प्रोसीड कर रहा हूँ और मैं उसमें आप सभी के लिए लाया हूँ आज के लिए फिट्स इंडिया एक्ट। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भैया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए किसी न किसी एंड पे कोई भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जो है हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हमारा डुअल आया था, जो आपका द्वैध शासन आया था, वो जो है इसी एक्ट के बाद से आया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भारत में जो भैया कंपनी के लोग थे उन लोगों ने हमने बहुत ज़्यादा भैया किया, भ्रष्टाचार किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भैया कंपनी पहुंच गई थी घाटे में, और वो है जो है वो बिल्कुल होने जा रही थी, दिवालिया होने जा रही थी। तब जो भैया ब्रिटिश संसद थी उसने इन सबको कंट्रोल करने के लिए बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट। पर हुआ क्या कि वो जो भैया रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें भी कुछ खामियां थी, तो उन खामियों को दूर करने के लिए उस रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने थोड़े संशोधन किए। और वो कब किए? वो किए इन्होंने 1781 में। 1773 में इन्होंने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 में उन्होंने उस पर कुछ किए भैया, चेंजमेंट किए। लेकिन जो इन्होंने किए चेंजमेंट वो भी बिल्कुल सिरे से भैया फेल हो गए, क्योंकि वो हमारा कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। तो उसके बाद क्या होता है कि 1784 में जो हमारा भैया था, अरे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर एक नए भैया प्रधानमंत्री आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा युवा होते हैं, 24 साल के थे, और उनका नाम था फिट्स था। तो वो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक नया एक्ट बनाते हैं, और वो जो भी भैया आपका कंपनी का था, शासन था यहाँ पर, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो उसकी भैया सारा भ्रष्टाचार था और जो भी सारी समस्याएं हो रही थी, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए वो एक नया एक्ट बनाते हैं। क्योंकि उस समय भी जो भैया ब्रिटिश सरकार थी उसका यही एक ही भैया कॉन्सेप्ट था कि वो किसी भी कीमत पर कंपनी को बंद होने नहीं देना चाहती थी, और उसके साथ साथ वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो भारत है, भारत का जो भैया इतना बड़ा हिस्सा जो है उसको मिला था अपना राज करने के लिए तथा सब अपना व्यापार करने के लिए, तो वो उसको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। तो इसलिए ये जो है उसने एक नया कानून बनाया जो आता है हमारा फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो ये तो थी थोड़ी सी भैया हमारी रूपरेखा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, और अब हम देखते हैं कि जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम्स के भैया पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ साथ जो भैया इसकी हिस्ट्री है वो सब अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या होता है, जो हमारा 1784 का एक्ट आता है तो क्या होता है कि 1783 में देखिए 24 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के सबसे से छोटे प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो क्या नाम था उनका नाम था पिट यूनेजर। ये भी आप क्वेश्चन अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 1783 में पिट यूनेजर 24 साल की उम्र में वहाँ के भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसको भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। और ये जो है इंग्लैंड के सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री हैं। और ये जो भैया थे ये बहुत अच्छे भैया उत्कृष्ट थे, क्या थे भैया, प्रशासक थे, है ना। और जो
किसमें में भैया विश्वास रखते थे, वो ये चाहते थे कि हर एक काम भैया बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ हो, यानी भैया कुशलता के साथ हो, और अगर कहीं पर भी कोई भी चेंज की आवश्यकता है तो वहाँ पर भैया सुधार किया जाना चाहिए ताकि उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। तो वो यही चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि अब जो नई पीढ़ी आएगी, जो आगे वाली भैया पीढ़ी आएगी शासन में या फिर कहीं पर भी आएगी, तो वो सब जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, उत्कृष्ट होने चाहिए, नोबेल होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए तथा सबके भलाई के लिए काम करने वाले होने चाहिए। तो ये उनका मानना था। तो उसके बाद क्या होता है कि 1783 में तो ये भैया बन जाते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है 1784 में ये क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए एक नया एक्ट लाते हैं, क्योंकि 1781 का जो भैया संशोधित अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट का, वो भैया पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसको भैया जो वहाँ की संसद है उसको पास करती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में लाया जाए। यानी कि अभी तक जो चल रहा था भारत में शासन, वो जो है किस टाइप से चल रहा था कि भैया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद जो है हस्तक्षेप पूरी तरह से हो गया। तो वही इसका नियम था। ठीक है, अब जो 1773 का जो भैया था इनका रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि विनियमन अधिनियम था, उसकी कमियों को भी दूर करना था, तो वो इसलिए उन्होंने इसको लाते हैं 1784 का भैया पिट्स इंडिया एक्ट। अब क्या होता है कि जो भैया ब्रिटिश सरकार है तो वो क्या करती है कि जो भैया कंपनी की जो भी हैं वो सब गतिविधियां हैं उसको नियंत्रण करने के लिए 1773 में लाई थी रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद क्या होता है कि उसने क्या किया है कि एक वो भैया रेगुलेटिंग कमेटी बना देती है जिसके के तहत वो भैया कंपनी के सारे कामों पर वो सब अपनी तीक्ष्ण भैया नजर रखती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस अधिनियम ने क्या होता है कि कुछ वर्षों के भीतर ही अपनी विफलता साबित कर दी थी, क्योंकि जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें भैया बहुत सारी कमियां थी, तो उन कमियों की वजह से ये हमारा फेल हो गया था। तो फिर उसको क्या करता है कि भैया जो हमारा ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो भैया डिसाइड करती है कि अब हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे और अपने भूमिका को बढ़ाएंगे। तो वो इसका डिसीजन करती है, तो फिर अब वो आगे बढ़ती है। तो अब वो क्या करती है कि भैया फिर इस इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो भैया ग्रेट ब्रिटेन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों को मिलाकर एक भैया दोहरा शासन या दोहरा नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जिसको हम भैया द्वैत शासन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भैया परिवर्तन आता है, और ये कब से लेकर कब तक आता है? अब देखो ये क्या होता है कि 1784 में जब आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है तब से ये शुरू होता है, और 1858 तक, जब तक कि भारत में पूरी तरह से क्राउन शासन लागू नहीं होता है। 1858 में पूरी तरह से भारत में आपका आया था क्राउन शासन आया था, क्योंकि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो है वहाँ की जो भैया सरकार थी उसने जो है कंपनी का शासन खत्म करके अपना शासन लगा दिया। तो 1858 तक जो है ये जो आपका डुअल शासन व्यवस्था थी, जो आपकी द्वैत शासन या फिर दोहरी शासन प्रणाली थी, ये पूरी तरह से यहाँ पर लागू रहती है। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली भारत में जो है भैया की गई थी, लागू की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये कब तक रहा? तो वो रहा 1858 तक। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आप बात करते हैं जो भैया 1784 का ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है उसके क्या क्या प्रावधान आते हैं। तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को क्या हो गया कि अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया। यानी कि जो आपका भैया पॉलिटिकल वर्क था कंपनी का और जो आपका कॉमर्शियल वर्क था, उन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया। यानी कि आपका कॉमर्शियल ब्रेक भी आ गया और पॉलिटिकल ब्रेक भी आ गया।
यानी कि अब अगर आप भैया बात करेंगे कि मान लिया उसकी व्यापार की, तो अब आप सिर्फ बात करेंगे उस टाइम पीरियड में ओनली फॉर बिजनेस, और अगर आप बात करते हैं सिर्फ भैया पॉलिटिक्स की, तो आप सिर्फ करेंगे पॉलिटिक्स की। आप दोनों को मर्ज आउट करके उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकालेंगे, इसलिए दोनों चीज़ों को इस एक्ट के तहत अलग अलग कर दिया गया। अब जो भैया अलग किया गया, तो इसमें क्या हुआ कि इसके लिए भैया कुछ कोई एक भैया वो बनाया गया, बोर्ड बनाया गया, जिसको हमने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें 6 लोग रखे गए। अब ये जो 6 लोग रखे गए, वो भी आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश संसद ने इनको जबरदस्ती घुसेड़ा था, क्योंकि जो भैया कंपनी थी और जो भैया आपका 1773 का एक्ट था, उसके अंदर का हमारे पास भैया क्या आया था, 4 लोगों का एक भैया काउंसिल बन गई थी, जो हमारा गवर्नर जनरल के अधीन थी। 3 उसमें जो है वो आपके क्या थे, कंपनी से नॉट रिलेटेड, यानी कि आपके थे इंडिपेंडेंट लोग थे, और ये हमारा सब चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उन सारी कारगुजारियों को फिर से कंट्रोल करने के लिए और भारत में दोहरी शासन प्रणाली लाने के लिए क्या होता है कि 1784 का जो एक्ट आता है, उसमें भैया ब्रिटिश संसद 6 लोगों का एक बोर्ड ऑफ भैया कंट्रोल बनाती है। और उसमें देखो अब वो क्या होता है कि जो वहाँ का भैया राजा है या जो आपका क्राउन है, वो क्या करता है कि वो भैया 6 लोगों की नियुक्ति करता है। एक होते हैं भैया आपके राजकोष के कुलपति, यानी कि चांसलर ऑफ एक्सक्यूटिव, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक भैया चांसलर आता है, एक राज्य सचिव आता है, और 4 प्रेवी काउंसलर्स आते हैं, यानी कि काउंसलर्स ये वही 4 हैं जो कि पहले थे, लेकिन इसमें 2 लोगों को और ज़्यादा ज़बरदस्ती ठूसा गया। तो किसको ठूसा गया, एक चांसलर को और एक भैया राज्य सचिव को, ठीक है। इस और ये जो एक पूरा भैया बना, एक कमेटी बनी, इसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भैया राज्य के जो सचिव थे, वो क्या होते हैं कि राज्य का सचिव बनाया जाता है बोर्ड का अध्यक्ष, यानी कि जो आपका कंट्रोल बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस नियंत्रण बोर्ड को नागरिक अथवा सैन्य, सरकारी या राजस्व के सभी मामलों को नियंत्रण करने का अधिकार था। यानी कि ये जो आपका बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है, इसका मेन काम क्या हो गया, इसका मेन काम हो गया जो भी भैया नागरिकों की समस्या है, या फिर सेना की मान लिया समस्या है, या जो आपका राजस्व संबंधी, टैक्स संबंधी, या फिर जो आपका खजाने से संबंधित समस्या है, उन सारी समस्याओं को ये करेगा भैया, मॉनिटर करेगा। तो इन सारी चीज़ों को कौन करता था मॉनिटर, वो करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो वो बनाया गया है राज्य का सचिव बनाया गया, ठीक। अगला आता है कि बोर्ड को कंपनी के अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच प्रदान की गई, यानी कि जो भैया ये जो बोर्ड बनता है, तो उसको जो है जितने भी आपका भैया पेपर वर्क था, जो भी था, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे भैया कंपनी के, वहाँ तक इसकी पूरी तरह से इसको भैया पावर दे दी गई कि ये कोई भी भैया पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी कहीं किसी भी वक्त उसको एक्सेस कर सकता है और उसको देख सकता है। और इसमें क्या हो गया, और उसके साथ साथ क्या कर दिया गया कि ये जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है इसके ही पास ये भी भैया पावर आ जाती है कि भैया कौन सा गवर्नर भारत भेजा जाएगा, या फिर कौन से गवर्नर को चेंज किया जाएगा, या फिर किसको नहीं चेंज किया जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो है इसका जो अधिकार मिल गया है, वो किसको मिलता है, वो मिलता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि इसका जो भैया ये जो आपका बनता है कंट्रोल बोर्ड बनता है, तो इसका क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटकम आता है। तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट बनता है 1784 है, सॉरी ये 1784 है। 1784 में क्या होता है कि ये जो वास्तव में जो आपका कंपनी की संयुक्त सरकार है, यानी कि जो आपकी दोहरी शासन है, तथा भारत में जो आपका भैया क्राउन शासन है, इसके लिए की गई थी प्रधान। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भैया कंपनी का भी शासन रहेगा और साथ में भैया ब्रिटिश क्राउन का भी शासन रहेगा। और जब दोनों शासन रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोहरी शासन प्रणाली हो जाएंगे। तो अब भारत के भाग्य का फैसला किसके हाथ में चला गया, अब भारत के भाग्य का फैसला पूरी तरह से कंपनी
और ब्रिटिश सरकार के लोग, दोनों लोगों के हाथ में भैया चला गया। ठीक है, अब क्या होता, हालांकि ज्यादा हिस्सा तो भैया कंपनी के ही हाथ में था, क्योंकि ये जो लोग थे भैया ब्रिटिश सरकार के, वो तो भारत के अंदर थे नहीं, ये तो भैया थे भैया 7 समुंदर पार बैठे थे। जब उनको कोई न्यूज एग्जैक्टली जब उनको पता चलती थी, तब फिर वो वहां पर उसका डिस्कशन करते थे संसद में, या फिर जो भैया मान लिया उनके क्राउन है, क्राउन अगर मान लिया कोई डिसीजन लेते थे तो वो जब आता था तो तब होता था। ठीक है ना, तो हालांकि अगर हम देखें तो 60% 70% तो पूरी तरह से आपके पास पूरा कंट्रोल कंपनी के ही पास था, क्योंकि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सारी की सारी वहां तक खुफिया बातें नहीं पहुंचती थी। अब ये जो इसका ड्रॉबैक था, इसको दूर करने के लिए फिर इस इंडिया एक्ट के तहत ही एक भैया गुप्तचर कमेटी भी बनाई गई थी कि भैया कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गुप्त तरीके से वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने किया था। तो यानी कि जो भैया क्राउन था, क्राउन चाहता था कि यहाँ पर कंपनी का शासन बहुत अच्छे से सब चलता रहे, उनका व्यापार चलता रहे, उनका सारा काम चलता रहे और भारत के नागरिकों को भी कोई समस्या ना हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, अभी आगे और बताता हूँ। तो क्या होता है कि जो भैया आपका कंपनी का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया, तो वो किया है जो आपका निदेशक न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो है कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है निदेशक न्यायालय। ठीक है, और जो आपका क्राउन का भैया प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो वहाँ की सरकार का भैया प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है कंट्रोल बोर्ड द्वारा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था या कंट्रोल बोर्ड था, वो हमेशा पूरी तरह से किसको रिप्रेजेंट करता था, वो करता था क्राउन को। और जो आपका निदेशक न्यायालय था यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो आपके करते थे कंपनी के लोगों को। अब क्या होता है कि जो आपके 3 डायरेक्टर्स की एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, यानी कि एक गुप्त समिति बनाई गई, जो कि मैंने अभी बताया। तो उसने क्या किया कि उसने बोर्ड को भारत के आदेशों को घोषित करना था, यानी कि जो भी भैया बोर्ड, अच्छा देखो इसमें क्या होता था कि जो भैया वहां पर आदेश होते थे उन सबको आपस में एक भैया कड़ी के तौर पर भैया ये था। ठीक है, तो ये जो आपका था गुप्त समिति थी, वो हमारा बेसिकली क्या था, ये जो आपका कंट्रोल बोर्ड था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसके बीच में एक कड़ी के तौर पर काम करता था। मतलब कि जो डिसीजन हुआ कंट्रोल बोर्ड में वो आप पहुंचा दीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है वो आप पहुंचा दीजिए कंट्रोल बोर्ड के पास। और ये भैया उसे सुनिश्चित करता था कि इसकी सारे के सारे जो है आदेश वो पूरी तरह से काम में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी भी सूचनाएं देता था। लेकिन जो आपका भैया कंट्रोल बोर्ड था उसकी शक्ति भैया नॉट क्लियर थी, अस्पष्ट थी। वो किस लिए, क्योंकि देखो इसका जो है वो जो आपके कंपनी के जो पूरे सारे कागजात थे वहां तक तो इसकी पहुंच थी, और जो भी कोई भी मान लिया काम होता था तो बिना इसकी के परमिशन के नहीं होता था। लेकिन क्या होता था कि जब मान लिया आपातकाल आया या आपकी आपात स्थिति आती है, तब क्या होता है कि तब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भैया थी सीक्रेट कमेटी थी, वो अपने जो भी थे उनके भैया डॉक्यूमेंटेशन थे वो उन पर खुद ही हस्ताक्षर करके आगे बढ़ जाती थी, और जो आपका कंट्रोल बोर्ड था उस तक कोई भी बात नहीं पहुंचती थी। तो ये यहाँ पर इसकी पावर पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये थोड़ी सी अस्पष्ट थी। ठीक है, अब जो आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात करते हैं, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात करते हैं, तो ये आपका था, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया था GGC, है ना। तो ये जो आपका था गवर्नर जनरल की जो भैया आपकी परिषद थी, अब इसको क्या किया गया कि इसको 3 सदस्यों में भैया चेंज किया गया। इसमें क्या हुआ कि एक हो गया भारत पे राजा के सेना के कमांडर इन चीफ, एक हो गया भैया सेना का कमांडर इन चीफ। ठीक है, दूसरा हो गया आपका गवर्नर जनरल। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका जो आपका
हुआ था डिक्लेयर आपका क्राउन से, यानी कि वहाँ के ब्रिटिश क्राउन से भैया जिसकी नियुक्ति हुई थी, ये तीनों के तीनों इसमें आ गए थे। और जो भी भैया बहुमत का फैसला था ये उसको डिसाइड कर लेता था। अब क्या होता है कि जो भैया गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, और यदि परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों को किसी भी समय समान रूप से राय में भैया अगर वो चाहे तो वो अपना डिवाइड कर सकता है। ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछले एक्ट में देखा था, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये था कि जो आपका मुंबई तथा मद्रास के जो आपके थे भैया प्रेसिडेंसी गवर्नर थे, वो ये महसूस कर रहे थे कि हमारी शक्तियां पूरी रूप से भैया वो सब छीन ली गई हैं, क्योंकि अब हम सीधे सीधे अधीन हो गए हैं कलकत्ता के भैया गवर्नर जनरल के, और जो कि बाद में भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, है ना। तो ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो वो क्या होता है कि इसमें भी जो आपका बॉम्बे तथा मद्रास की जो भैया प्रेसिडेंसी के भैया गवर्नर थे, वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से वंचित थे, अभी भी थे। इनको भैया डाउन नहीं कर दिया गया है, और आगे किसको बढ़ा दिया गया, वो भैया बढ़ा दिया गया बंगाल को, है ना। और युद्ध, राजस्व तथा कूटनीति के मामले में कलकत्ता को अधिक शक्तियां दी गई थी। इस प्रकार कलकत्ता प्रभावी हो गया और भारत में कंपनी की संपत्ति की राजधानी भी बन गया। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भारत की राजधानी क्या बनती है, संपत्ति राजधानी, वो बन जाती है कलकत्ता बन जाती है। अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए क्या होता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, यानी कि सामने से तो नहीं दिखता था, लेकिन ये जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके ही पास पूरी तरह से सारी की सारी पावर थी कि अब कौन सा भैया गवर्नर जनरल बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो जो भी उसकी नियुक्तियां थी, जो भी उसका कार्यकाल था, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, वो सारा का सारा किसके हाथ में था, वो सारा का सारा हाथ में था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। तो अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वजह से क्या होता था कि ये जो आपका गवर्नर जनरल काउंसिल है, ये भी एक तरह से भैया आपका डिपेंडेंट हो जाती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये भैया किसका सबऑर्डिनेट था, वो था आपका ब्रिटिश सरकार का। तो ये आप चेन अगर देखते हैं तो ये आपका भैया घूम फिर के ये जो आपका गवर्नर जनरल काउंसिल है, ये आ जाती है भैया घूमकर ब्रिटिश सरकार के अंडर में। ठीक है। अब क्या होता है, देखो अब होता क्या है कि 1786 में एक भैया पूरक अधिनियम आता है। पूरक अधिनियम में क्या होता है कि बंगाल के जो भैया दूसरे राज्यपाल हैं उनको जनरल के रूप में, दूसरे राज्यपाल जनरल के रूप में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया जाता है। हुआ क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी थी कि भैया हमको पूरी तरह से सेना पर पूरी नियंत्रण दिया जाना चाहिए, सेना का उसको कमांडर इन चीफ बना देना चाहिए, तभी मैं आगे काम करूंगा। तो ये जो भैया पिट्स इंडिया एक्ट तो भैया 84 में आ जाता है, लेकिन 1786 में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये वाली शक्तियां भी सब भैया दे दी जाती हैं। और वो क्या होता है कि जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये दोनों क्या करते हैं कि वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का प्रभावी शासक बना देते हैं, क्योंकि उसके भैया अंडर में जो आपका जो है पूरा सैनिक कार्रवाई तथा असैनिक कार्रवाई और जो भी है वो सारी की सारी पावर उसको दे दी जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसको क्या बनाया गया था, इसको बना दिया गया था कमांडर इन चीफ, और भैया कमांडर इन चीफ हमेशा सेना में ही होता है। ठीक। अब संपत्ति का खुलासा, अब पिट्स इंडिया एक्ट में एक नियम और आ गया था कि जो भी व्यक्ति जो भैया कंपनी के हैं लोग जो कि भारत में करेंगे वर्क करेंगे, उनको जो है भैया अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा, चाहे वो भैया आपका हो इंग्लैंड की संपत्ति हो और एज वेल एज भारत की संपत्ति हो, दोनों की दोनों संपत्तियों का ब्यौरा पूरी भैया ईमानदारी के साथ तो उनको देना होगा। और अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको भैया गंभीर दंड दिया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या होता है कि संविधान में 1858 में भारत के
कंपनी शासन के अंत तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो भैया पिट्स इंडिया एक्ट के जो नियम बना दिए जाते हैं उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज 1857 तक नहीं होता है, क्योंकि 1857 के बाद जो आपका दोहरी शासन प्रणाली है वो हटकर ओनली क्राउन शासन आ गया था। तो वो होता है आपका बदलाव, लेकिन वो होता है आपका 1858 में, और तब ये जो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट साइड लाइन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम भैया पिट्स इंडिया एक्ट को करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं, तो इसमें क्या क्या काम हुआ वो देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके कई दोष हटा दिए गए। अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर कोई पुराना नियम चल रहा है और अगर कोई नया नियम लाएंगे तो जो भैया पुराने नियम के साइड इफेक्ट है वो तो हम हटाएंगे ही हटाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसने भारत में जो है आपका बम्बई तथा मद्रास की जो अधीनस्थ सरकार थी उन पर जो है भैया गवर्नर जनरल को सर्वोच्च पद बनाकर प्राधिकरण का अनुचित विभाजन समाप्त कर दिया। अच्छा हुआ क्या कि जो भैया अभी मैंने बताया था कि जो आपका भैया बम्बई तथा मद्रास है वो भैया आ तो गए गवर्नर जनरल के अंडर में, लेकिन अभी भी वो जो है पूरी तरह से भैया कलकत्ता पर ही डिपेंडेंट थे। अगर उनको कोई सैनिक कार्रवाई करनी है या फिर कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो पहले उनको जाके सूचित करना पड़ता था भैया बंगाल में, और उसके बाद होता था। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि भैया अनुचित विभाजन को समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी। अब गवर्नर जनरल काउंसिल के भैया जो आपके 3 सदस्य थे उनको भैया कम करके जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट की जो है एक कमी को भैया हटाया गया था। अब हुआ क्या कि जो आपका भैया गवर्नर जनरल है उसको किसी भी जो आपका जो था भैया उसका कोई मान लिया रिजल्ट आना है या कोई डिसीजन लेना है तो वो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। और अगर मान लिया दोनों साइड से भैया हो गया, टाई हो गया, तो वो भैया आखिरी फैसला गवर्नर जनरल ले सकता था। अब ये जो एक कार्य था इसको भैया माना गया ये भैया विफलता था। तो इसका कारण यह हुआ कि बहुत जल्द स्पष्ट हो गया कि सरकार के नियंत्रण तथा कंपनी की शक्तियों के बीच की सीमाएं अस्पष्ट तथा अत्यधिक व्यक्ति परक थी। सही बात है। ये जो भैया ये जो आपका बनता है पिट्स इंडिया एक्ट, होता क्या है कि भैया पिछले कई सालों से भारत के अंदर पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? वो भैया कर रही है हमारी कंपनी कर रही है। अब अचानक से ही बाहर से भैया आ जाता है आपका क्राउन शासन आ जाता है, तो वो अपने ढंग से काम करना चाहता है। तो भैया क्या होता है कि दोनों शक्तियों के बीच में भैया होता है टकराव होता है, क्योंकि भैया कंपनी वाले कहते हैं कि ये हमारी है सीमा, यहाँ पर हमारे अधिकार हैं, और वो जो भैया वहाँ से आए हैं सरकार वाले कहते हैं कि नहीं हमारी है। तो भैया शक्तियों की जो सीमाएं थी उनका टकराव होता है क्योंकि अस्पष्ट, तो ये भी दिक्कत होती है। तो उससे होता क्या, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के बीच की जो भैया जिम्मेदारी है उसको भैया इसने रिपीट तो कर दिया, लेकिन इनकी कोई भी सीमा तय नहीं की कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ तक रहेंगे और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपका कहाँ तक रहेगा। तो इससे क्या होता है कि इनमें जो है आपस में ही बहुत ज़्यादा टकराव होता रहा, तो ये इसकी दिक्कत रही। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके अंग्रेजों के भैया थे, आपके कब्जे वाले इलाके थे, तो उसमें स्थानीय लोगों को जो है भैया बेहतर इलाज के लिए क्या करता है कि भैया ब्रिटिश सरकार ने जो है एक भैया अपना मानवी ये कॉल लेता है और वो फिर क्या करता है कि वो भैया वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे डेवलपमेंट भी करता है। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उस पर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता है। भाई भतीजावाद का मतलब क्या है कि जो है भैया जैसे मान लिया गवर्नर जनरल बनाने का है अधिकार, तो जो वहाँ का हेड होगा वो जो है अपने परिवार के ही सदस्यों को सब बना दे, तो वो आपका नेपोटिज्म में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ये भी इसके दिक्कत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के लिए कवर अप किया है पिट्स इंडिया एक्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ बिना किसी भैया संकोच के आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।